So good evening again. So let's start our revision of chapter current electricity. Okay. Thanks quickly for confirmation. चलिए बच्चों. So chapter name is current Recording in progress. ठीक है. रिवीजन करने वाले बच्चों. ठीक है. चलिए. So basic start करते पहले. So what is electric current? कौन बताएगा मुझे जल्दी से बताओ. What is electric current? हाँ जी, याद है किसी को? इलेक्ट्रिक करंट इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. याद है? तो इट्स, अगर आपको बच्चों एवरेज करंट निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो. अगर आपको निकालना इंस्टेंटेनियस करंट तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा dq by dt. ठीक है. तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है? पॉइंट चार्ज q moves in a circle of radius r at constant speed v. What is the current associated with this uniform circular motion? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. ऑप्शन ए qv by pi r, ऑप्शन बी qr by pi v, ऑप्शन सी qv by 2 pi r एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीस. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. हाँ जी, बताओ तो आंसर क्या आएगा. आप कमेंट भी कर सकते हो चैट में. देखो भाई, अपनी डेफिनेशन क्या करंट की? सर करंट की डेफिनेशन है dq by dt. dq by dt. अगर अपने को एवरेज करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा डी. अब मुझे देखिए दो, अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है, अगर बच्चों कोई पॉइंट चार्ज है, अगर वो सर्कल में से मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट से कितने टाइम बाद रिपीट करेगा? ठीक है, एक सेकेंड. हाँ जी, सॉरी एक्चुअली मैम को कॉल आया था दीपा मैम का. चलिए, अब सबको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? ठीक है. अब देखो तो अगर इसकी बच्चे एक मिनट बाकी बच्चे पर कंफर्म करो सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? जैसे एक बच्चे को थोड़ी आवाज ब्रेक कर रही है, बाकी बच्चों को आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ से ना इंटरनेट कनेक्शन का कोई दिक्कत नहीं बच्चों. इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है. ओके, गुरप्रीत करिए, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है. बाकी बच्चे, बच्चा फिर जिसको मेरी आवाज ब्रेक कर रही है ना वहाँ पे भी नेटवर्क इशू होगा. क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल सही, यहाँ पे आप यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पे जो स्पीड है वो है 200 Mbps. ठीक है, तो नेट की तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मे भी कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, क्लियर है. चलिए, थैंक यू बच्चों. हाँ, अब देखो क्या करना होगा अपने को. भाई हमें क्या चाहिए? हमें तो dq by dt चाहिए. चार्ज अपने को पता है, चार्ज यहाँ से. अब सोचो अगर मैं बोलूँ कि इस एरिया से, ठीक है, कितने टाइम में क्यू रिपीट करना पड़ता, तो देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी है, तो टाइम निकालो ना. टाइम क्या हो जाएगा? 2 pi r डिवाइड बाय वेलोसिटी प्लस अपना करंट क्या हो जाएगा? q डिवाइड बाय टाइम कितना है? 2 pi r डिवाइड बाय वेलोसिटी v, यानी कि qv डिवाइड बाय 2 pi. ठीक है, तो आंसर विल बी सी. आंसर विल सी. ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? आया क्या समझ? आगे चले. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. तो बच्चों देखो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है. अगर अपने को करंट डेंसिटी जे गिवन है और अपने को अगर बच्चों ये निकालना है, करंट निकालना है, तो ये सर इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर.
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जे डी ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि किस एरिया में से कितना करंट पर यूनिट एरिया जा रहा है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, चलिए इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक करंट flowing through a cylindrical wire of length L and radius R if current density through wire is varying with distance R from center as this। चलो ये ट्राई करो एक बार। चलो ट्राई करो एक बार। करो बच्चों। देखो भाई, अपने को निकालना है कि अपने टोटल करंट निकालना है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बच्चों करंट डेंसिटी दे रखी है। अब आप ध्यान से देखोगे कि जैसे जैसे देखो करंट डेंसिटी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये अलग से क्वेश्चन है ये वाला, मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ना करंट डेंसिटी दे रखी है इन्होंने, जे इज गिवन एज ए आर डिवाइड बाय स्मॉल कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, जैसे आप वायर के सेंटर से दूर जा रहे हो करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके। तो देखो फिर कैसे हमें करंट निकालेंगे, तो करंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखो थीटा एंगल क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो आपने जीरो ही है एंगल। ठीक है, तो जे कितना है, ए आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, इनटू में, अब बताओ एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वो मान लिया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वो मान लिया, ठीक, सर्कल मान लिया। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस आ रहा है, उसकी विड्थ डी आर है, तो छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो करंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ए बाय कैपिटल आर बाहर ले लो, 2 पाई बाहर ले लो, आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम वैल्यू कितनी इसकी रेडियस है R1 से R2। वेट वेट, अच्छा ठीक है ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, ये वायर है ना होलो वायर है, ये यहाँ पे एरिया है, ये है यहाँ पे सिर्फ वायर है। ठीक है, तो रेडियस की लिमिट कितनी हो जाएगी, फ्रॉम R1 टू R, so it will be 2 पाई a by capital R R2 by 3 from R1 to R2. So therefore, current will be equal to 2 pi A R into which are अपना R2 cube minus R1 cube divided by 3। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सर यहाँ पे cos थीटा एक बार और समझा दीजिए। हाँ जी, बच्चों cos थीटा देखो, cos थीटा मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिया है बिकॉज आप चेक करोगे ना, जो ये एरिया वेक्टर है, अब यहाँ हमने एंगल बना रखा है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आएगा बच्चों, मान लो जैसे ये है, मैं थोड़ा एकदम मान लो, चलो ये वायर मेरे पास ग्लास रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐसे वायर नहीं, तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा ना, ऐसे एरिया वेक्टर रहेगा। ठीक है, और करंट के जो करंट की डायरेक्शन वो भी इधर ही है, तो उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा उनके बीच एंगल। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो हमें करंट डेंसिटी दे रखी है जो कि वेरी कर रही है विद डिस्टेंस, सेंटर से आप जितना दूर जा रहे हो बच्चों, करंट उतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जे कितना है, ए इंटू आर बाई आर कैपिटल आर इंटू बाई छोटा सा एरिया निकाला हमने, छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे हमने एक सर्कमफ्रेंस ले ली, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, बस हमने एरिया निकाल आया, समझ में बच्चों? किसी को डाउट है क्या बच्चों? डाउट है ना, पूछना प्लीज। क्लियर है क्या? यस सर। पक्का क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को?
बोलो बच्चों। यस चलिए आगे चलिए। नाउ ड्रिफ्ट स्पीड। अब देखो इसको फॉर्मूला याद कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड होती क्या बच्चों? एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो जब हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेट चार्ज एक्चुअली जीरो होता है कि जितने इतने इधर जा रहे होते हैं उतने इधर भी जा रहे होते हैं, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे ना तो सारे के सारे ड्रिफ्ट हो जाएंगे थोड़े से। क्यों? उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? चार्ज इनटू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? ई डिवाइड बाय ठीक है, एक्सेलरेशन है इनटू में टाइम। टाइम के बच्चों, टाइम इज द टाउ बोलते हैं, टाउ इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, तो अपने ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये बच्चों। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ये इसको याद रखो। ये क्या है? आई इक्वल टू एम ई ए वी टी। ठीक है, और आई डिवाइड बाय ए कर दोगे तो करंट डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए नॉट एंड a naught by 4 at the section 1 and 2 respectively. If VD1 and VD2 be the drift velocity at section 1 and 2 respectively, then so we have to find the ratio of drift velocity. Option A, B, C and D. So पहला क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा एक बार याद रखना, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट बच्चों लीव करता है। जितना करंट एंटर करता है उतने करंट बच्चों लीव भी करता है। इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। देखो इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई। जो करंट इन है यहाँ पे, करंट इन विल बी इक्वल टू करंट इन विल बी इक्वल टू करंट आउट। ठीक है, सो इन करंट कितना हो जाएगा भाई? ये हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो एन ई ए वन वी डी वन विच विल बी इक्वल टू करंट आउट। तो करंट आउट जो भी हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट एरिया क्या है? ए2 है। और ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी? वी2। दोनों इक्वल है तो कट कर दो। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो रेशियो ऑफ क्या चाहिए? वी डी वन डिवाइड बाई वी वी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये? सो ए2 बाई ए1। तो जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए2 कितना है? ए2 ए नॉट बाय 4। सो ए नॉट बाय 4 डिवाइड बाय ए नॉट। तो कितना होगा बच्चों? -4। आंसर विल बी ए। ये बच्चों आया क्या समझ में? बेटा जल्दी जल्दी बोलो, हमारे पास तो टाइम बहुत ही कम है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बच्चों ओम्स लॉ के बारे में सबको पता होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? सो साइंटिस्ट ओम्स उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। दैट इज करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो उन्होंने एक यहाँ पे इक्वेशन दी आई इक्वल टू, और बच्चों ये इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ होलो सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ l and radii as shown and where
रेजिस्टिविटी इज रो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सर ये 2R क्या है? तो और बेटा इसका रेडियस है ना, देखो ये होलो कंडक्टर, ये होलो सिलिंड्रिकल वायर है, मतलब बीच में से खाली है। ठीक है, बीच में से, जैसे मान लो ये लगा लो, यही है, तो कोई बीच में से खाली है, मान लो ऐसी को वायर है, तो इसका इंटरनल रेडियस कितना है, आर है, और जिसका एक्सटर्नल रेडियस वो जो है 2R है, बीच में खाली ही है। मतलब ये ऐसे देखो, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे बच्चों ये, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ सिर्फ यही वायर है, ये अंदर खाली ही है। आ रहा समझ में बच्चों? यस। तो ये अपना रेडियस हो गया कितना, यहाँ से अगर यहाँ की बात करो ना, सिर्फ यहाँ की बात करोगे, एक मिनट, यहाँ से अगर यहाँ की बात करोगे तो ये आर है, और यहाँ से आप अगर बाहर तक की बात करोगे ये 2R है। सर होलो स्फेयर का वो क्या होता है एरिया? हाँ बेटा, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल वायर है, एरिया बताओ क्या होगा, एरिया कैसे निकालोगे इसका? बताओ, आपको नहीं लगता इसके एरिया सीधा सीधा निकल जाएगा? तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए ना, देखो कैसे निकालेंगे। आपको नहीं लगता कि पाई आर स्क्वायर आप सीधा सीधा यूज करो, भाई हमें तो ये एरिया चाहिए ना, ये वाला। भाई इसका जो नेट एरिया कितना हो जाएगा देखो, नेट एरिया इट विल बी इक्वल टू क्या, पाई 2R का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो रेजिस्टेंस कितना लेना, रो लेंथ कितनी है, एल डिवाइड बाय 3 पाई आर आ गया। हाँ जी बोलो, आया क्या बच्चों समझ में? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से, ये क्वेश्चन आप आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल शीट 1 बिटवीन शेडेड पोर्शन इज R1 एंड रेजिस्टेंस बिटवीन शेडेड पोर्शन फॉर शीट 2 इज R2, फाइंड रेशियो R1 एंड R2। चलो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। तो आपको शेडेड दिख रहा है ना, शेडेड पोर्शन, ठीक है, उसमें क्या है बच्चों, सिर्फ वहां से आपको वो करना है, मतलब शेडेड पोर्शन का मतलब क्या है, अब देखो आप रेजिस्टेंस ऐसे भी तो मेजर कर सकते हो ना, इधर भी तो ले सकते हो, बट हमने सिर्फ ये वाली लेंथ दे रखी है, यानी कि ये 12 क्या आ जाएगा, 12 इसकी लेंथ जाएगी फिर, और उसका एरिया कितना आ जाएगा, ये ये वाला एरिया। चलो ट्राई करो ये वाला। देखो क्या करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अगर R1 निकालता हूँ पहले, R1 क्या है, रो L1 बाय ये वाला, L1 कितना है, लेंथ कितनी है, L है, एरिया अपना ये दे रखा है। ठीक है, और ये आप इसको एल स्क्वायर भी बोल सकते हो ना, तो एरिया कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, रो बाय एल आ गया। R2 क्या हो जाएगा, रो इनटू कितनी लेंथ कितनी है 12 डिवाइड बाय एरिया कितना है, और क्या रो 1 बाय 4 एल स्क्वायर होता है, रो
बाय 12। हमें निकालना है R1 बाय R2 निकालना है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1, आंसर क्या आ जाएगा C। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। बच्चों अगर टेम्परेचर चेंज करते हो, ठीक है, so basically resistance is directly proportional to resistivity and resistance also varies with temperature। इसका फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला है अल्फा, क्या होता है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड रेफरेंस टेम्परेचर T0, ये फॉर्मूला है। तो R will be equal to R0 into 1 प्लस में अल्फा T minus T0, याद है, ठीक है। तो इसको छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, a cylindrical copper rod of resistance R is reformed to twice its original length with no change in its volume, then find its resistance। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, हिंट देखो क्या इसके लिए। हिंट ये है कि वॉल्यूम इनिशियल एंड फाइनल विल बी सेम। अगर मान लो शुरू में रेडियस कितना है, सॉरी रेडियस रेजिस्टेंस R इज, ठीक है, तो लेंथ, हाँ, तो शुरू में इसकी लेंथ कितनी थी, मान लो कि अपनी लेंथ L इंटू में AI, विच विल बी इक्वल टू L फाइनल इंटू A फाइनल। आपको इसको यूज करके आपको इसकी लेंथ और एरिया के अंदर रिलेशन निकालना है, ठीक है, आप कर लेना, आसान से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर फाउंड इन फिगर। ठीक है, तो आपको बच्चों ये बताना है कि द टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, B द टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, C नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, एंड D नन ऑफ दिस। चलो ये वाला ट्राई करो एक बार। टेम्परेचर कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, आप रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, आपका वो भी हो जाएगा। पर ध्यान का रखना, ग्राफ है आई है बच्चों, कहाँ पे, करंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। कैसे निकालोगे बताओ बच्चों ये। देखो कुछ नहीं करना, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दोनों की स्टडी करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि वोल्टेज दोनों केस पे हमने सेम मान लिया। अब आप चेक कर लो करंट कौन सा है। देखो करंट क्या है, ये करंट मान लो I1 है, ये करंट I2, वेट उनका मान लो, ये करंट I1 है और ये I2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि I1 करंट इज ग्रेटर देन I2 करंट, दिख रहा है सबको। तो यानी कि जो R1 है लेस देन क्या है, R2, so therefore temperature T1 is less than T2, आंसर विल बी A। आया क्या समझ में बच्चों, Yes. आई क्या Sir. समझ में मेरी बात, ठीक है। आगे चलते नाउ नेक्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सबको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको पता है। इसको छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द करंट फ्लोइंग इन 3 ohm रेजिस्टेंस विल बी। चलो ये वाला ट्राई करो एक बार। हाँ जी बताओ, कैसे निकालोगे बच्चों करंट, पहले नेट आर निकाल लेंगे। यस बिल्कुल सर। आर, नेट आर निकाल लो, बस उसको डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर देना करंट को। ठीक है, ये आप कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन आप पे।
नेक्स्ट मेथड बच्चों रिडक्शन मेथड। अब कई बार ना आपको सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे सकते हैं, मतलब दिखने को कॉम्प्लिकेट लगेगा बट होगा नहीं। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम एक पोर्शन, एक एंड एक्सट्रीम पोर्शन की क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसको धीरे धीरे हम सिंप्ली कर देंगे। देखो कैसे करना है, देखो भाई ये आर दोनों क्या सीरीज सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। अब 2R आपस में क्या बच्चों, ये आपस में क्या है पैरेलल में, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा R। तो यहाँ पे R कर दिया, तो फिर से क्या है ये 2R हो गया, ये दोनों क्या हो गए ये R हो जाएगा, यहाँ पे R लिख दिया मैंने, फिर ये क्या है R 2R हो गया, फिर से वही ऐसे करके आप करना, ठीक है। इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। क्या करेंगे देखो मुझे, देखो ऑप्शन ए। ऑप्शन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये देखो कितने 10 है 20, कितना होगा 30, 30 एंड 60 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 30 डिवाइड बाय 90, यही है ना। मैंने सीधा सीधे लिख दिया, दो वाला जो कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, वो मैंने कर दिया, तो कितना आ जाएगा 20 आ गया, ठीक है। तो 20 और ये कितना होगा आपस में सीरीज में 30 हो गया, टोटल 30, सिमिलरली ये भी 30 हो जाएगा, तो तीनों क्या है, हम बोल सकते हैं हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, हमारा सर्किट ऐसे बन जाएगा 30 30 30, बस आ गया अपना यहाँ। बच्चों आएगा समझ में ये वाला, क्लियर है क्या। चलो यस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इसमें आपको ना सॉल्व करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप बस ध्यान से देखो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन क्या पूछा है। चलो ट्राई करें। पी और क्यू वाले में ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपको कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। इसमें करना क्या अपने को, हमें निकालना है ऑप्शन है, काफी बच्चों ने सही आंसर करते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी का है। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। अब पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस में होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, क्या कॉन्सेप्ट देखो क्या कॉन्सेप्ट, ये बच्चों आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये 20 है, तो मान लो 30 है और ये 60 है। अब देखो अगर मुझे इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए, आर पैरेलल निकालना पड़ जाए, तो क्या आएगा 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 30 प्लस कितना हो गया, तो 1800 डिवाइड बाय 90 कितना आ गया 20 आ गया ना। यानी कि 20 देखो बच्चों इन दोनों से क्या है लेस है, इन दोनों से लेस है, यानी कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो जो सबसे कम है ना रेजिस्टेंस, उससे भी वैल्यू कम आती है, ठीक है। अब सोचो अगर आपको निकालना क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर आपको निकालना बच्चों तो इसका आंसर क्या आंसर आएगा ये वाला,
यानी कि आंसर विल बी ए। क्यों? ध्यान से देखो, अगर ऐसा क्यों है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। देखो, अगर आप P और R के बीच में निकालोगे रेजिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे निकालोगे इन दोनों के बीच में, तो सोचो ये कितना है, ये तो R/3 है ना, R/3 है। यानी कि अब आप कोई भी रेजिस्टेंस निकालोगे वो वैल्यू इससे कम आएगी। ये बात किस किस को समझ आई? वो वैल्यू तो इससे कम आएगी। मेरी बात समझ आ रही है सबको, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। तो बच्चे कई बार सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है। देखो, अब R/3 कम आएगी। अगर मैं निकालूं, मैं R और Q के बीच में निकालूं, तो ये रेजिस्टेंस कितना है? R/2 है। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन होगा, अब जो भी रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, वो R/2 से छोटा आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये क्या बोल रहा है, P और Q के बीच में क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस कुछ भी आएगा वो बच्चों R से छोटा आएगा। तो आपको दिख रहा था कि भाई सबसे छोटा यही R/3। तो यानी कि अगर मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, P and Q, आंसर विल बी। ठीक है, चलिए। कई बार बच्चों कई बार हम शंट कर देते हैं, कई बार हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं रजिस्टर को। उस कॉन्सेप्ट पे ये इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है? मतलब ये बच्चों कि इस पॉइंट को हमने इससे कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, सेम पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग केस। ऑप्शन ए, बी, चलो चलो क्वेश्चन ट्राई करो। करना है क्या आपको, ये वाला पोटेंशियल मान लो ए और ये वाला पोटेंशियल बी, आप रखो 2 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ए है और ये बी है। अब चेक करो इनके बीच में कितने कितने रेजिस्टेंस है। देखो, एक तो आपको दिख रहा है 7 8 8, एक आपको दिख रहा है 12 R, एक और आपको दिख रहा है 24 R। तीन है। ठीक है, अब देखो पहले इनका निकाल लो, कितना आ जाएगा। तो 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 20 इंटू R, कितना आ जाएगा ये, कितना होगा बच्चों ये 24/5। ठीक है, फिर 24/5, अब इसको कर दो, इससे कर दो। कितना है बच्चों ये 144, क्या गया 4, आंसर विल बी डी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों आया क्या समझ में? यस सर। ठीक, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्या, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट। कई बार बच्चों ना क्या करते हैं कि आपको ना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, और क्या बोलेंगे कि यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस केस में क्या करना है, जैसे मान लो कि पॉइंट ए और बी के बीच में बच्चों आपको निकालना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाँ ये बच्चों ये कंडीशन तब अप्लीकेबल है जब सबको हमने जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस सबको हमने सेम दे रखा हो। मतलब क्या है कि भाई अगर मैं बोलूं कि ए और पी के बीच में जो वायर है इसका रेजिस्टेंस आर है, तो सबका आर मान रखा हमने, सबका आर है। ये सिमेट्रिकल केस में अप्लीकेबल होती है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, इस केस में होता है बच्चों, जो पॉइंट ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है, उन दोनों पॉइंट्स को क्या बच्चों, आप उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, आप उनको मिला सकते हो, आप उनको ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 12 रेजिस्टेंस शेप्ड एज ए क्यूब बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए और डी के बीच में बच्चों अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखो, मैं अगर पॉइंट बी की बात करूं, तो देखो अगर आपको ए से बी पे जाना है, तो बीच में एक रजिस्टर है। ठीक है, ओके। और मैं अगर डी से अगर मुझे जाना है,
तो बीच में एक ये रजिस्टर, एक ये, दो रजिस्टर हो गए। सिमिलरली अब अगला पॉइंट, अगर आप ई पॉइंट पे जाओगे, ई पे, तो ए से जाओगे तो एक ही रजिस्टर है, पर आप डी से जाओगे तो दो है, यानी कि बच्चों ये दोनों आपस में क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, कि दोनों आपस में बच्चों सेम पोटेंशियल पे है। सिमिलरली अगर आप सी पॉइंट पे देखोगे तो डी से जाओगे तो बच्चों एक ही रजिस्टर बीच में, ठीक है, और एच पे जाओगे तो एक ही है। अगर आप ए से जाओ सी पे, एक ये रजिस्टर है। सिमिलरली ये, तो बच्चों आपस में दोनों क्या है, इक्वल पोटेंशियल है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आएगी, बस कंफर्म करो जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब इसका बेनिफिट देखो क्या है, इसका बेनिफिट ये बच्चों, हम इन दोनों को ज्वाइन करा सकते हैं, इनको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप का सर्किट देखो क्या है बच्चों ना, अब मैं रजिस्टर ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लाइन खींचूंगा, आप समझ जाना कि वो रजिस्टर ही है। ठीक है, मैं लाइन खींचूंगा, ठीक है। सर दोबारा बता दो एक बार। हाँ जी, मैं रिपीट करता हूँ, देखो देखो बच्चों, जो पॉइंट, जैसे हमें इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, इसके बीच हमें बच्चों इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूं, ठीक है भाई, एक रजिस्टर है। अगर मैं डी से बी पे जाऊंगा तो दो रजिस्टर बीच में आ रहे हैं। अगर ऐसा ही कोई और पॉइंट मिल जाए तो भाई, जैसे अगर ए से मैं ई पॉइंट पे जा रहा हूँ, एक रजिस्टर, ठीक है, और डी से भी देखो क्या, डी से दो रजिस्टर, यानी कि दोनों पॉइंट आपस में क्या सिमेट्रिकल है। भाई ए और डी के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है ना। मेरी बात समझ आ रही है? देखो मैं, आप अगर यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है, तो दो रजिस्टर आ रहे हो, ओके, यहाँ देखो कितने, दो रजिस्टर। तो मुझे ये बताओ, अगर दूरी आप इस पाथ देखो दोनों पॉइंट का, बी एंड ई का, फ्रॉम डी, आपको नहीं लगता सेम जो पाथ लेंथ दोनों के लिए सेम है? आएगा समझ में? अभी मैं डी के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट की लोकेशन बता रहा हूँ। जब डी ई पे जा रहे हैं, डी से ई पे जा रहे हैं, तो दो रजिस्टर है बीच में। बी पॉइंट के लिए भी क्या है, जब डी से बी पे जा रहे हैं, दो रजिस्टर बीच में, दो रजिस्टर है। सिमिलरली अगर मैं जाऊं, अगर ए से जाऊं तो एक रजिस्टर, एक रजिस्टर, यानी कि बी और ई पॉइंट बच्चों सिमेट्रिकल है कि नहीं, ए के और डी के रिस्पेक्ट में। यस सर। ठीक है, तो दोनों आपस में इनको आप जोड़ सकते हो, आप दोनों क्या इक्वी पोटेंशियल है। अब देखो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब बच्चों क्या, एक रजिस्टर, मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, रजिस्टर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो बी और, आप एक काम करो, पहले पॉइंट ड्रॉ कर लो। बी, ई इधर है, सी और एच इधर है। ठीक है, ए और बी के बीच में एक ही रजिस्टर है, ठीक है, और ए और ए के बीच में भी एक रजिस्टर है। ठीक है, बी और सी के बीच में बच्चों एक रजिस्टर है। ठीक है, और ई और एच के बीच में भी है। यहाँ बन जाएगा इस बच्चों, सारी लाइन का मतलब क्या है, ये रजिस्टर है। अब पॉइंट क्या है, एफ एंड जी पॉइंट। तो बी और एफ के बीच में क्या है, एक रजिस्टर है, और ई और एफ के बीच में एक रजिस्टर है, एफ और जी के बीच में एक रजिस्टर है। सिमिलरली यहाँ पे, ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? तो हमारा ऐसे बनेगा सर्किट। अब आ रहा है क्या बच्चों समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात करूं तो ये आर है, आर है, आर, आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाय टू। ये क्या हो जाएगा, आर बाय टू। तो बच्चों टोटल रजिस्टर ऊपर वाले पोर्शन का कितना हो जाएगा, 2R नहीं हो जाएगा क्या? 2R। ये हो जाएगा ना 2R। ये बात किस किस को समझ आई?
यस सर। तो आया क्या समझ में? यस सर। तो मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर। अब देखो, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/2। और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। तो क्या आएगा ये? 2r इंटू r/2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 3r/2। कितना हो गया? 2r/3 होगा। ठीक है, 2r/3। ये क्या है? r/2 r/2। तो ये सर्किट मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या? ये अपना r/2 है, ये अपना 2r/3 है, ये अपना r/2। इन सबका क्या हो जाएगा? ये अपना r है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की बात, सिर्फ इसकी बात करूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 2r/3 इंटू r डिवाइड बाई 5r/3। 2/5 r हो गया। और ये पैरेलल में किसके साथ है? r इक्विवेलेंट विल भी क्या हो जाएगा? वेट 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 वेट, बाय मिस्टेक मैंने मिस्टेक कर दी मुझे यहाँ पे। रुको। ये तो सीरीज में ना सारे के सारे, मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिर जाएगा तो r प्लस में है 2r/3 5r/, ये है इसका पैरेलल में। सो r इक्विवेलेंट इट विल बी, तो ये अपना आंसर आना चाहिए। एक मिनट अपना आंसर अलग कैसे आ रहा है? बच्चों हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? पूरे रिस्पॉन्स क्यों नहीं यस कर रहा? सर। यस सर। तो सो गए क्या? नो आई सर। नो बच्चों, रिविजन क्लास थोड़ी एक्टिव क्लास आई नो। ये फिर कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। Yes, sir. अभी बोलो। हेलो। सर आप सर ऑडिबल आ हो? रही है आवाज। मुझे आवाज नहीं आ रही बच्चों किसी की भी? हेलो सबको मेरी सर। आवाज आ रही है? मुझे किसी हाँ आवाज जी नहीं सुनाई सर। दे रही। सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बच्चों देखो, तरीका ये है। आई थिंक हमने कहीं पे बीच में थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने। आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है? हम इसी तरीके से करें, ठीक है? इसको बोलते हैं बच्चों क्या? इक्विपोटेंशियल मेथड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या था? आई थिंक सबको पता होगा कैपेसिटर पे हमने क्या था, अभी टॉपिक क्या था? याद करो क्या क्या था, मैंने क्या बोला था? ये आता आप इनको ऐसे याद कर लो। इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू r1 इंटू r4 विल बी इक्वल टू r2 इंटू r2। ठीक है, तो कोई भी बच्चों ब्रिज बैलेंस कब होगा? बेटा वो क्वेश्चन, एक मिनट। ऊपर वाले में क्या क्या था मैंने? r/2 नहीं बेटा, 2r आएगा ना? किसने मैसेज डाला जी? वर्षा, उसमें 2r आएगा ना? क्योंकि देखो ये दोनों क्या r/2 है, ये दोनों क्या r/2 फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो 2r हो जाएगा। कोई आप इसको देख लेना, ठीक है? कर लेना। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राई करो सर।
बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आप आंसर दे सकते हो। सर ए। हाँ जी बोलो, आंसर क्या आएगा? देखो बच्चों, आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है देखते हैं। देखो ये वाला क्या है, ये तो हट जाएगा ना, हट जाएगा तो ऊपर वाला क्या है, 2r है, 2r है, ये r है, कितना हो जाएगा? आंसर विल बी, तो फिर कैसा बन जाएगा? ऑप्शन बी। कैसा बन जाएगा? ठीक है, 2r, 2r होगी, r/2 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेल इन सीरीज के हम इसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, सेल हमने लगाई, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अगर मान लो बच्चों हमने बहुत सारी सेल्स, अगर बैटरी हमने अगर सीरीज में लगा दी तो उसका नेट क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा ये, सो नेट इक्विवेलेंट यू कैन से ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा? सो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो, और पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम देखो इस कॉम्बिनेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो हमारी क्या हो जाएगा बच्चों? तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगी? ये ध्यान रखना बच्चों। डिवाइड बाय 1 बाय R1 R2 1 बाय, ठीक है। अब देखोगे जब सेल में आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या सीधा सीधा आ जाएगा, जैसे आप उसमें करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हो रेजिस्टेंस का, सिमिलरली ये वैसे। अब मान लो कि सारी की सारी सेल्स बच्चों अगर वो हो जाए तो क्या बोलते हैं, अगर सिमिलर हो जाए तो एन सेल्स है तो इक्वल कितना देगा? एन आर इक्वल क्या देगा? एन आर। इस केस में इक्वलेंट ईएमएफ कितनी जाएगी? हो जाएगी एन ई बाय आर डिवाइड बाय एन बाय आर, हो जाएगा बच्चों ई आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल आर बाय एन। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन आइडेंटिकल सेल्स are connected in series so that negative terminal of one cell is connected to positive terminal of the next one. If polarity of one such cell is reversed, the equivalent EMF of combination will be option A, B, C, and चलो ये वाला ट्राई करो। देखो आपने अगर एक सेल लगा दोगे, रिवर्स कर दोगे एंड आइडेंटिकल सेल है, ठीक है, यानी कि सीरीज में है, हमने अभी देखा था इक्वलेंट का जगह एन टाइम्स ई हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखूं क्या एन, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ई प्लस ई प्लस ई, ठीक है, और एक भी तो माइनस कर देता हूं, ठीक है। अब सोचो एक तो ये गई, ये कैंसिल होगी, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगी, आंसर विल बी सी। तो आया क्या समझ में?
Yes, sir. ठीक है, चलिए नाउ ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन द सर्किट शोन इन फिगर below the cells E1 and E2 have EMF 4 volt and 8 volt and the internal resistance is 0.5 ohm and 1 ohm respectively, then the potential difference across cells E1 and E2 will be। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो हम हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक और कम करने। नेक्स्ट टॉपिक इज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का मतलब क्या है? समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट विल बी 0। ठीक है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड, द लूप लॉ, यानी कि द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इट विल बी 0। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं तो क्या है? I1 अगर मान लो जो आ रहे हैं उनको अगर पॉजिटिव मान लूं और जो करंट जा रहे हैं उनको अगर नेगेटिव मान लूं बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? I1 प्लस I3 प्लस I4 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूं बच्चों, आपको मैं एक बार तरीका बताता हूँ कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है। अगर मान लो आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में बच्चों मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उस केस में वी ए माइनस वी बी इट विल बी प्लस एप्सिलॉन ई। ठीक है, अगर आप उल्टा करोगे तो नेगेटिव होगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो मान लो आपको निकालना है ए और बी के बीच में, जो आपको निकालना है आ रहा है। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है आई। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा माइनस। आप यहाँ पे ईएमएफ लिखोगे, चेंज इन वोल्टेज वी ए माइनस वी बी इट विल बी, ये तो क्या है? ई। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा? आई इंटू आर। क्यों? वोल्टेज ड्रॉप जब भी होगा बच्चों, आप उसको हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। हम इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, तो इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? अगर मैं इसे लूप लगा दूं, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, देखो अगर मान लो इसमें करंट I1 है तो इसको लिखूंगा मैं, सो I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस E1, क्योंकि हम प्लस से नेगेटिव से पहुंच चुका है, प्लस I3 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R4 प्लस अच्छा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या? फाइंड, वी हैव टू फाइंड द करंट फ्रॉम ब्रांच बीडी। करंट फ्रॉम ब्रांच बीडी। अब एक काम करो, आप इसमें एक करंट मान लो I1, दूसरा करंट मान लो I2। ठीक है, वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, प्लस है माइनस, देखो जहां पे करंट एंटर करता है उसको हम प्लस लेते हैं, जहां से लीव करता है उसको नेगेटिव लेते हैं। और मान लो यहाँ पे I1 ज्यादा है, तो मान लो कि I1 इज ग्रेटर देन I2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस। तो इक्वेशन लिखो इसकी, ठीक है, देखो माइनस 15C प्लस में 6I कैप, सॉरी I प्लस में I1 3 इंटू I1 माइनस I2 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा? 9I1 माइनस 3I2 विच इज इक्वल टू 15, 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। क्वेश्चन फर्स्ट, और इसमें क्या हो जाएगा? तो ऐसे आ रहा है प्लस 30 करंट करें ना, तो I2 इंटू सॉरी इंटू 3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? देखो ये वाला
I1 I2 वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना I1 माइनस I2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका, सो I1 3 I2 माइनस 3 I2 इक्वल टू 0, I1 सॉरी नॉट 0, I1 की वैल्यू हो जाएगी अपना 10 BD, ठीक है। I1 10 है और Y2 कितना जाएगा 30 माइनस I2 कितना हो गया, कितना हो चाहिए 25। अब देखो अब क्या है, नेट करंट कितना होगा, I1 माइनस I2 होगा तो कितना रहा 15, और नेगेटिव वाला यानी कि करंट बच्चों ऐसे फ्लो करेगा सॉरी, ठीक है 15 आंसर भी। तो आया क्या समझ में, यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। मुझे फिर कंफर्म करेंगे सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन है। हेलो हेलो हेलो, ठीक, थैंक यू अनु कंफर्मेशन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज आरसी चार्जिंग सर्किट। बच्चों अगर कोई कैपेसिटर चार्ज होता है तो किसी भी मूवमेंट पे किसी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड सबको पता है हाफ सी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तो आप ये भी निकाल सकते हो, इसका ग्राफ है। डिस्चार्जिंग के टाइम पे किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा इसकी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो क्यू नॉट 1 माइनस टी पर माइनस टी बाय टाउ, टाउ होता है बच्चों टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टाइम है अपने पास। हाँ, तो कलर कोडिंग के बारे में बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रिप होती है। पहला स्ट्रिप बच्चों शो करता है कि नंबर क्या है, पहले 2 स्ट्रिप क्या बच्चों नंबर, ठीक है। थर्ड वाला क्या होता है बच्चों मल्टीप्लायर होता है। फोर्थ क्या बताता है आपको बच्चों परसेंटेज ऑफ, हाँ बेसिकली गोल्ड है सिल्वर ये कलर होता है, तो उसकी अगर मान लो हाँ गोल्ड कलर है तो 5, सिल्वर कलर बच्चों 10%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कलर कितना है, रेड कलर है ना, चेक करो रेड की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। सॉरी ब्राउन है, ओके वन लिखा हमने। उसके बाद क्या ब्लैक है 0, तो हमने नंबर दे दिया 10। अब क्या मल्टीप्लायर कौन सा बच्चों, ये रेड है तो मल्टीप्लाई देखो ये कितना हो जाएगा 10 पर 0, 10 पर 1, 10 पर 2, ऐसे करके बता जाएगा। इसको याद कैसे रखना बच्चों, एक लाइन होती है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ हु वोर गोल्ड सिल्वर एंड गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। चलिए बच्चों फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप मैंने आपको सारे टॉपिक रिवाइज करवा दिए। इसके अलावा बच्चों कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अगर आपको कोई डाउट है। क्लियर है, चलिए। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।